गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको कोलाइडी विलयनों के प्रकार के बारे में बताया था कि कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक अपन ने वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के आधार पर बताया था कि कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा अपन ने आकर्षण बलों के आधार पर बताया कि कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब देखिए तीसरा जो प्रकार है कोलाइडी विलयनों का, जो तीसरा प्रकार है वो है कणों के आकार के आधार पर। तो कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा होता है बृहद आणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड। और जो तीसरा होता है वो होता है सहचारी या संगुणित कोलाइड। तो देखिए जो बहुआण्विक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बहुआण्विक, बहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉली भी बोलते हैं और मल्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना? मल्टी। बहुआण्विक, बहु का मतलब अनेक होता है। कितना क्या होता है? अनेक। आणविक का मतलब होता है जिनका आकार जो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं उनके जैसा होता है, तो वो आणविक कहलाएंगे। मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा। कितना से? 1 नैनोमीटर से भी छोटा जो कण है वो आणविक कहलाएगा। अब आप सोचो, अनेक जो छोटे आकार के जो कण हैं या सूक्ष्म कण हैं, ठीक है, तो 1 nm से छोटा है, इसका मतलब यह है कि जो उसका आकार है वो कोलाइडी सीमा में नहीं है। तो आप सोचो जिनका आकार 1 nm से छोटा है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कण एक दूसरे के पास में आते हैं और क्या बनाते हैं? वो झुंड बनाते हैं। अर्थात जिनका आकार जैसे 1 nm से छोटा है, 1 nm से छोटा है, तो ये बहुत सारे कण आते हैं। जैसे अपन ने देखा कि ये है, इतने सारे ले लो, इतने सारे कण अपन ने ले लिए। अब माना है एक कण का आकार यदि 1 nm से छोटा है, 1 nm से छोटा है, तो सोचो ये बहुत सारे कण आपस में मिलेंगे और आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये आपस में जुड़कर झुंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? झुंड। क्या बना लेंगे? झुंड कह लो चाहे पुंज कह लो। जब ये झुंड बन जाएगा तो इसका जो साइज होगा, इसका आकार होगा, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। अर्थात कोलाइडी सीमा में होगा। किस में होगा? कोलाइडी सीमा में होगा। तो जिन कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है वो कण आपस में आते हैं और झुंड बनाते हैं, और झुंड बनाने के कारण उनका आकार कोलाइडी सीमा में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुआण्विक कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जिनमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो झुंड के रूप में उपस्थित होते हैं, या इसमें जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो झुंड के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनका आकार कोलाइडी सीमा में उपस्थित होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे फास्फोरस सोल P4 के रूप में होता है, फास्फोरस सोल, गंधक सोल एसिड के रूप में होता है। तो फास्फोरस सोल है, गंधक सोल है, और एक और आता है इसमें धातु सोल। कौन सा सोल? धातु सोल। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस सोल, गंधक सोल और धातु सोल। क्लियर? तो बहुआण्विक का मतलब होता है कि इसमें जो परमाणु होते हैं, जैसे चाहे वो फास्फोरस का हो, चाहे सल्फर का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे कॉपर का हो, तो जो परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं वो किसके रूप में उपस्थित होते हैं? झुंड के रूप में उपस्थित होते हैं, और जिनका आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। दूसरा देखो, ये आता है बृहद आणविक। बृहद को इंग्लिश में अपन मैक्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बहुलक। बृहद अणु मतलब बहुत बड़ा अणु, जिनका जो अणु भार है
मोलेकुलर वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उच्च होता है या बहुत अधिक होता है। तो इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो उच्च अणुभार वाले बहुलक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोलाइड क्या कहलाएंगे? बृहद आणविक कोलाइड कहलाएंगे। तो बृहद आणविक कोलाइड किन्हें कहते हैं? जिनमें कोलाइडी कण उच्च अणुभार वाले बहुलक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, वो बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। तो इसमें जितने भी बहुलक आते हैं वो इसके उदाहरण होंगे। अब बहुलकों में चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो रबर हो और कोई भी ETC। तो तीसरे नंबर पे आता है सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड। इसमें साबुन है, अपमार्जक है आदि का जलीय विलयन आता है। किसका आता है? साबुन का आता है, साबुन है, अपमार्जक है, इनका जलीय विलयन इसके अंतर्गत आता है। तो ये कोलाइड क्या होता है कि जब साबुन या अपमार्जक की सांद्रता कम होती है तो ये वैद्युत अपघट्य, अर्थात जिसमें करंट आ जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है, वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो कम सांद्रता पर ये वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता पर ये कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। और कोलाइड की भांति व्यवहार करने के कारण ही ये साबुन या अपमार्जक का जो जलीय विलयन है वो कपड़ों पर लगी गंदगी, चिकनाई, धूल के कणों आदि को साफ कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है अपना कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो इसमें देखो, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि सबसे पहले आती है अपनी ब्रेडिंग आर्क विधि। कौन सी विधि? ब्रेडिंग आर्क विधि। तो ब्रेडिंग आर्क विधि में देखो क्या होता है, ब्रेडिंग आर्क विधि से अपन धातु के सॉल बनाते हैं, धातु के सॉल। इसका मतलब मैंने बता दिया, जिसे अपन सामान्य भाषा में सोने का पानी, मतलब सोने को पानी में घोलना है, चांदी का पानी, चांदी को पानी में घोलना है, तांबे का पानी, तांबे को पानी में घोलना है। मतलब किसी भी धातु को पानी में घोलना है, जिसे अपन धातु सॉल कहते हैं, क्योंकि पानी वितरण माध्यम हो गया और जो धातु है, जो ठोस है, वो वितरित प्रावस्था हो गई। जिसमें वितरण माध्यम द्रव और वितरित प्रावस्था ठोस हो तो वह कोलाइडी विलयन सॉल कहलाता है। इसलिए इसे अपन ने क्या लिखा है? सॉल्ट लिखा है। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जैसे अपन ने ये एक पात्र बना दिया और इस पात्र में सबसे पहले जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, उस धातु के पतले तार, उस धातु के पतले तारों को अपन ले लेते हैं। तो जैसे माना अपन को सोने का पानी बनाना है या सोने का सॉल बनाना है या चांदी का सॉल बनाना है या कॉपर का सॉल बनाना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चांदी का या कॉपर का या गोल्ड के अपन पतले तार काट लेंगे। और ये पतले जो तार हैं वो किसका कार्य करते हैं? इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। फिर इन पतले तारों को अपन क्या करते हैं? क्षारीय जल, कौन सा जल? क्षारीय जल में डालते हैं। किसमें? क्षारीय जल में, NaOH + H2O। तो इन पतले तारों को अपन क्या करते हैं? क्षारीय जल में रख देते हैं। ठीक है। और ये पतले तार किसका कार्य करेंगे? इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे। तो ये लो धातु के तार। अब इस क्षारीय जल को आप सबसे पहले जो पतले तार काटे, पतले तारों को अपन ने क्षारीय जल में रख दिया। ये पतले तार किसका कार्य करेंगे? इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे। अब ये जो पूरा पात्र है इसको अपन किस में रख देंगे? हिम मिश्रण में रख देंगे ताकि ये ठंडा रहे। तो देखो इधर हिम मिश्रण में रख देंगे। ये अपन ने क्या बना दी? बर्फ बना दी। ये अपना हिम मिश्रण। ठीक है। ये पात्र को क्या करता है? ठंडा रखता है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें जब विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं
तो विद्युत आर्क जब उत्पन्न होता है तो ध्यान रखना, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह चिंगारी के रूप में होता है, आग की तरह होता है, वो विद्युत आर्क कहलाता है। तो जब इतना करंट उत्पन्न होता है तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये उच्च ताप पर ये जो धातु के पतले पतले तार हैं ये पिघल जाते हैं, वाष्पित होने लगते हैं, मतलब पिघलकर वाष्पित होने लगते हैं। लेकिन अब देखो इधर, जब ये वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो ये पात्र किस में रखा हुआ है, हिम मिश्रण में रखा हुआ है, तो ये वाष्प तुरंत क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी, मतलब ठंडी होगी और फिर क्या हो जाएगी, ये संघनित हो जाएगी और संघनित होकर ये जो वाष्प है वो वापस किस में मिल जाएगी, पानी के अंदर मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी, पानी के अंदर मिल जाएगी। देखो ये अपन ने बता दिया, ये येलो कलर के अंदर, ये लो। तो जब विद्युत आर्क उत्पन्न किया तो ये जो धातु के तार है वो वाष्पित होने लगते हैं और ये वाष्प हिम मिश्रण से क्या हो जाती है, संघनित हो जाती हैं और इसी पानी के अंदर घुल जाती है और अपन को क्या प्राप्त होता है, फिर धातु सोल। सोना है तो सोने का पानी, चांदी है तो चांदी का पानी। यह विधि कहलाती है ब्रीडिंग आर्क विधि।